अध्यक्ष महोदय, मैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हूँ। मैं समझती हूँ अब पूरा हिंदी में नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है। आज हम 2004 के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर रहे हैं और आज हम अपनी यूपीए सरकार के नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प पूरा कर रहे हैं। जो लोग देश के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या फिर उन क्षेत्रों का खूब दौरा करते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ ऐसे लोगों की कितनी बड़ी संख्या है जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है और वे सार्थक काम की खोज में किस तरह से भटक रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है और वह कमी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के इस महत्वपूर्ण विधेयक के जरिए हम इन दोनों मुद्दों का समाधान खोज रहे हैं और अपने गांवों में एक बुनियादी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सब जानते हैं, हमें एहसास है कि हमारी 2/3 बहनें और भाई उन्हीं गांवों में रहते हैं। इस विधेयक के जरिए हम उन्हें उनका अधिकार, उनका जायज़ हक देने की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे वे भविष्य में एक बेहतर जिंदगी जी सके। हमने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के मौजूदा स्वरूप पर पहली बार 2002 में गुवाहाटी के कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया था। इसके बाद माउंट आबू में और 2000 में श्रीनगर के सम्मेलन में इन पर फिर से दोबारा चर्चा हुई। हम सब ने महसूस किया कि रोजगार की सुरक्षा देना और ग्रामीण इलाकों में मूलभूत ढांचे को बढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। इस तरह से ऐसा विधेयक हमारी पार्टी के 2004 के घोषणा पत्र का एक केंद्रीय मुद्दा बना। महोदय, 1970 के दशक में जब महाराष्ट्र में सूखे का संकट आया था, तो उस समय मुख्यमंत्री श्री वीपी नायक और गांधीवादी श्री वीएस पागे ने इंदिरा जी के समर्थन से महाराष्ट्र में एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लागू की थी। आने वाले वर्षों में इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास हुआ, लेकिन किसी न किसी वजह से यह संभव नहीं हो सका। मुझे याद है कि 1980 में इंदिरा जी ने एक रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू किया था। 87 में राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किया था और फिर 93 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी श्री पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, उस समय 120 पिछड़े जिलों में एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम शुरू हुई। इन सारे कार्यक्रमों में बुनियादी सिद्धांत रोजगार की एग्जीक्यूटिव गारंटी तक सीमित था, लेकिन हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम महाराष्ट्र की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह
लीगल गारंटी के सिद्धांत पर आधारित हैं, यानी यह कानून की तरह लागू होगा। अध्यक्ष महोदय, ये बिल जैसे कि रघुवंशी ने कहा और कल्याण सिंह जी भी ने कहा, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, अनुभवी प्रशासकों और खुद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार हुआ है। NSC को भी इसकी मुख्य बातों को विस्तार से देखने और समझने का मौका मिला है और स्टैंडिंग कमेटी और रघुवंशी के मंत्रालय और बाकी अन्य मंत्रालय ने भी इस पर गंभीरता से विचार किया है और इस पर बारीकी से पब्लिक डिबेट भी हुई थी। राजनीतिक भेदभाव के बगैर समाज और सरकार के बीच आपस में किस तरह संयोग के साथ काम हो सकता है, मैं समझती हूँ कि ये विधेयक उसका एक जीवंत उदाहरण, एक जीवंत मिसाल है। ठीक है कि इसके सदन में पेश होने के 14 महीने लगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस समय का पूरा और सही इस्तेमाल हुआ है। महोदय, एक तरह से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की शुरुआत के तौर पर यूपीए सरकार ने एक काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की चर्चा करते हुए मैं सदन को यह याद दिलाए बगैर नहीं रह सकती कि आज से 3 साल पहले हमारा अनाज का भंडार 60 मिलियन टन से भी ज़्यादा था और उस समय अनेक राज्य, खास तौर से वे राज्य जहां कांग्रेस की सरकारें थी, लगातार सूखे की मार झेल रहे थे और उस समय हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने एनडीए सरकार से बार बार आग्रह किया था कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के वादे के तौर पर देश में एक राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। हमारे गोदाम अनाज से भरे हुए थे, मगर लोग भूख से बेहाल थे। एनडीए सरकार ने हमारा बार आग्रह को अनसुना कर दिया। आप जवाब दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, आपका और वक्तव्य है, स्पीकर जवाब देंगे। बीच में डिस्टर्ब न करें। आप जवाब दीजिए, आप टिप्पणी कर दिए, आप बाद में जवाब दो ना, जवाब दीजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप बोलिए ना, आपको जो मौका आएगा बोलिए, आप बोलिए, उसके कोई हर्जा नहीं है। इसीलिए जरूर बोलेंगे आप लोग। इसीलिए आज हमको ये सही नहीं है, इंटरप्शन ठीक नहीं है। आप बैठ जाए ना, आपका क्या है? इसीलिए हम सबको इस तरफ, हम सबको जो कांग्रेस और यूपीए में है, इस बात का गर्व और इस बात का संतोष है कि इस विधेयक के जरिए हम उन करोड़ों लोगों को की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें इसकी सचमुच जरूरत है। महोदय, मैं बहुत संक्षेप में महाराष्ट्र की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के कुछ फायदे गिनाना चाहती हूँ और यहाँ मेरे पास एक रिपोर्ट है आंकड़े के साथ। इसके लागू होने से खेत मजदूरों को
ज़्यादा वेतन मिला, उनकी ज़िंदगी में, ख़ास तौर से महिलाओं की ज़िंदगी में काफ़ी सुधार हुआ। और कुछ आंकड़े बताते हैं कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काम करने वाले लोगों में 40 से 50% तक महिलाएं हैं। जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, वहाँ भी उत्पादन बढ़ा है। और एक बात की जानकारी शायद काफ़ी लोगों को नहीं है कि 1990 के दशक में इस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के ज़रिए करीब 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन को बागवानी के लायक बनाया गया था। Mr. Speaker, sir, there are numerous significant features in this bill, but to my mind, there are 3 vital ones which I would like to highlight. First, elected panchayats institutions have been given a pivotal role. This program would therefore lead to the financial and administrative empowerment of panchayat bodies as well. Second, the bill goes beyond traditional civil work. It includes watershed development, renovation of water bodies, desilting of tanks, afforestation, and wasteland restoration. And for the first time, irrigation works can be taken up on lands owned by members of the scheduled caste and scheduled tribe, and also women laborers will be given priority. Third, the bill clearly prohibits, and I think this is a very important aspect of this bill, it clearly prohibits the engagement of contractors for the execution of works. Now, these significant features apart, a most important thing to keep in mind is that this act is coming into force against the background of the UPA Right to Information Act passed in this House 3 months ago. Now, this is an act far, far more progressive than the previous one. The new Right to Information Act will therefore enable social audit and greater public scrutiny of the program. It will ensure greater accountability of panchayat bodies and district administrations as well. And for example, master rolls will no longer be kept secret, and budgets and works will have to be made public. Now, all this together will ensure that only those who really need work will be employed, and only those schemes required by the community will be taken up. Mr. Speaker, sir, employment guarantee programs are no substitute for sustained economic growth. And we see economic growth and employment guarantee and such programs going hand in hand. We also do not see, like some do, such program as handouts, as dole, or as populist giveaway. We see this act as the human face of economic reforms, making the process of economic growth more inclusive, more equitable. This program is part of the Congress Party and the UPA agenda for social transformation. It is part of an agenda which in the last 14 months has seen unprecedented increases in public expenditure in elementary education, midday meals, public health, and women and child development. It is an agenda to which all of us in the UPA are firmly committed. Mr. Speaker, sir, our country
is full of success stories which inspire us, but there is still widespread destitution which pains us and challenges us. Our country has touched great heights of endeavor, which we, of course, acclaim, yet there is still vast deprivation which we must all strive to eliminate. We all know only too well how inequitable, how unjust the lives of the poor are, especially when we compare them to the excesses and the waste that we see all around these days. This National Rural Employment Guarantee Act is a response to the needs of crores of Indians whose right it is a better life for themselves and for their children. A time will come, and I hope not too far in the future, when there will be no need for such extensive program, but till such a time, I believe we cannot just sit idly by and hope that economic reforms alone will create adequate employment opportunities in rural India. Sir, I would just like to say 2 words on the financial implications of this legislation, because there have been some critical comment. I believe that an economy which is growing at 7% per year, such economy can and should find the resources for such a crucial intervention. And while it is for the central government to find the bulk of the resources, the states too have a key role, a critical role to play in its monitoring, in its implementation. I also do feel that we must use this momentous occasion to effect fundamental changes in government expenditure to better support larger social goals. And I believe that we also need to consolidate our many schemes and programs. We now have an opportunity for using employment guarantee, for instance, for irrigation and rural roads, which are very much part of the government, of the UPA government, Bharat Nirman. Mr. Speaker, sir, as someone who has implicit faith in this bill, I also acknowledge that there has been some cynicism and concern about it. And these doubts, I feel, cannot just simply be dismissed. They have to be addressed. And let us be frank with ourselves. Our programs do not always work out the way they are planned or they are intended to be. The benefits do not always reach the poor. Delivery systems claim too large a share of the outlays. While the central and state governments must bring about innovations in delivery systems, political parties cutting across party lines, all of us must play a more proactive role in monitoring and mobilizing. And I believe that above all, we need to rid ourselves of the sab chalta hai attitude. Mr. Speaker, sir, before I conclude, I want to personally thank our Prime Minister, under whose leadership the bill is being introduced, for his steadfast support to it and to its objectives. He has had to balance various considerations, but in standing firmly behind this bill, he is standing up for crores and crores of our people whose lives depend on its success. Mr. Speaker, sir, we are today passing on Monday a truly radical law, a law which has far-reaching and profound consequences. But the real challenge begins now in making sure that the legislation works in the manner it is meant to, in a manner that will tangibly impact
the lives of crores of our brothers and sisters in rural India. To this, I am personally committed. To this, the Congress Party is committed. To this, the UPA government is committed. Thank you. Thank you. Sri Hannan Mullah.